20 अगस्त 1917 एक ऐसा समय जब ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि भाई भारत में हमारा उद्देश्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है, शासन को अनवरत रूप से चलाए रखना नहीं है। हम चाहते हैं कि शासन में भारतीय लोग शामिल हों। इसके पीछे का कारण चल रहा प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें भारतीयों की ज़रूरत और बाल गंगाधर तिलक यानी बेसेंट की उस आंदोलन जो कि 1916 में होम रूल के नाम से जाना जाता है, उसकी मांगे और फैल रहे उग्रवाद के विचार इसके प्रमुख कारण बताए जाते रहे। और इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार 1919 के समय, जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, भारत शासन अधिनियम बनाती है। और यही अधिनियम जो 1919 में बना, ये 1919 में लागू नहीं होता, 1921 में लागू होता है, 2 साल बाद लागू होता है। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहा गया? क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय राज सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, पर ये मॉन्टेग्यू का नाम आगे क्यों है और चेम्सफोर्ड का नाम पीछे क्यों है? कारण कि जो मॉन्टेग्यू थे ये राज सचिव थे, और राज सचिव का पद वायसराय से बड़ा था। राज सचिव ब्रिटिश संसद में रहता था, और ब्रिटिश संसद में उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद भी होती थी। और जो वायसराय कुछ निर्णय और नियम यहाँ सुझावित करता था, तो वो उन्हें एडिट करता था। ठीक है, वहाँ पे उसका निर्णय अंतिम होकर के ब्रिटिश संसद में पहुँचता था। इसलिए मॉन्टेग्यू का नाम पहले लिखा गया इसमें, इसलिए इसे कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो इस अधिनियम ने प्रशासन के जितने भी विषय थे उन्हें 2 भागों में बांट दिया, केंद्रीय विषय, प्रांतीय विषय। इन विषयों को बांटने के लिए एक नियम बनाया गया इसी अधिनियम के तहत, न्यागमन नियम। न्यागमन का मतलब होता है तर्क, तर्क नियम। तो इन्हीं तर्क नियमों के आधार पे केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय बांटे गए, वर्गीकृत किए गए। इन नियमों ने केंद्र से किस तरफ, प्रांतों की तरफ सत्ता के हस्तांतरण को आसान बना दिया। इस तरह अधिनियम ने प्रांतों पर जो केंद्र का नियंत्रण था उसे शिथिल कर दिया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को कहा गया कि आप अपनी सूचियों के अंतर्गत शामिल विषयों पर कानून बनाएंगे, विधान बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी सरकार का जो ढांचा रहा वो केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत उन विषयों पर जो कि प्रांत के लिए सौंपे गए थे, जिन्हें हम प्रांतीय विषय के नाम से जानते हैं। इन प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में पुनः बांट दिया गया, जिन्हें कहा गया हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। इसमें बात आती है कि इन्हें 2 भागों में क्यों बांटा गया और ज़रूरत क्या थी। तो कारण है इसके पीछे, कारण गवर्नर जो कि प्रांत का अधिकारी होता है, तो गवर्नर की कार्यकारी परिषद थी। उस कार्यकारी परिषद में अंग्रेज अधिकारी थे, लेकिन हाँ, उसी के अंतर्गत उसके सलाह के लिए, गवर्नर की सलाह के लिए एक और संगठन था जो मंत्रियों का संगठन था, जिसमें केवल भारतीय शामिल थे। तो भारतीयों को भी कुछ अधिकार देने थे, और अंग्रेज अफसर जो कि उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य ही थे, उनको भी कुछ महत्वपूर्ण अधिकार सौंपने थे। इस वजह से जो प्रांतों के लिए विषय दिए गए उन्हें बांट दिया गया, और बांटा गया हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। 2 विषय बांट दिए गए, लेकिन बात आई कि आरक्षित विषय किसे दिए जाएं और
हस्तांतरित विषय किसे सौंपे जाएं? तो बात आई कि महत्वपूर्ण किसमें कौन से विषय शामिल हैं। तो हस्तांतरित विषय में सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि शामिल किया गया। इसलिए ये कम महत्व के होने की वजह से मंत्रियों को दे दिए गए, जो कि भारतीय लोग के अंतर्गत आती थी। भारतीय सदस्य उसमें शामिल थे और वो भारतीय सदस्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। भारतीय सदस्य विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, ध्यान रखना। और जबकि जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद में अंग्रेज सदस्य थे, वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, उन्हें आरक्षित विषय दिया गया। और आरक्षित विषय में पता है क्या शामिल था? इसमें पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, भूमि राजस्व, वित्त आदि को शामिल किया गया था। ठीक है। आरक्षित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। गवर्नर का शासन आरक्षित विषयों पर ही नहीं होता था, इसका शासन हस्तांतरित विषयों और आरक्षित विषयों दोनों पर होता था। तो इसी लाइन पे, इसी पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि लक्ष्मीकांत की किताब है, आरक्षित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। मैं आपसे पूछूंगा, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी कौन थे? तो मंत्री थे। मंत्री कौन? जिसमें भारतीय थे, अर्थात यह उन भारतीयों की सहायता से हस्तांतरित विषयों पर शासन करेगा जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, अर्थात भारतीय लोगों के माध्यम से ये शासन करेगा। दूसरी ओर बात करें आरक्षित विषयों पर, तो आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यकारी परिषद की सहायता से शासन करता था। उस कार्यकारी परिषद में अंग्रेज अधिकारी होते थे बहुतायत में, जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए। ठीक है। पहला हमने देखा कि भाई जो प्रांतों को विषय दिए गए कि भाई इस पे तुम्हें कानून बनाना है, काम करना है, उनको प्रांतों में आते ही 2 भागों में बांट दिया गया कि भाई जो मंत्री हैं, मंत्री जो सलाह दे रहे हैं गवर्नर को, उनको हस्तांतरित विषय दिए जाते हैं। कार्यकारी परिषद है जो वो भी सलाह दे रही है गवर्नर को, उनको आरक्षित विषय दिए जाते हैं। ठीक है। और इसी को दोहरी व्यवस्था कहा गया। शासन की दोहरी व्यवस्था के नाम से इसे जाना गया। द्वैध शासन व्यवस्था कहलाई ये। जिसे यूनानी शब्द में डाइआर्की कहा जाता है, लेकिन ये कुछ हद तक असफल ही रही। कारण क्योंकि इसमें भी गवर्नर का निर्णय अंतिम होता था। वह इनकी निर्णयों को, चाहे मंत्री हों, चाहे वो कार्यकारी परिषद के सदस्य हों, बदल सकता था। वीटो पावर था उसके पास। तो हमने दूसरा पॉइंट इसका देखा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस पे हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, याद रखना। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ करने का मतलब है कि ये केंद्र में प्रारंभ हुई थी। केंद्र के अंतर्गत जो आपकी विधान परिषद थी, तो विधान परिषद में 2 सदन बना दिए गए। 2 सदन कौन से? एक तो राज्य परिषद बना दी गई, पहला सदन, जिसे उच्च सदन कहा गया, जो कि अभी राज्यसभा के समतुल्य थी। और दूसरा विधान सभा बनाया गया, जिसे हम निचला सदन कहते थे, और जो कि लोकसभा की समतुल्य थी, वर्तमान लोकसभा के समतुल्य थी। यही वो बीज था जो यहाँ पे पड़ा हुआ था, और इसी बीज का अंकुरित पौधा वर्तमान की लोकसभा और राज्यसभा है। तो हमने देखा कि द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ तो हुई, लेकिन कहाँ पर प्रारंभ हुई? केंद्र में प्रारंभ हुई, राज्य में, अर्थात प्रांत में प्रारंभ नहीं हुई थी। ठीक है। हाँ, एक बात और, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पे प्रारंभ की गई। इसका मतलब सभी लोग नहीं कर सकते थे मत यहाँ पर। केवल वो लोग जो कम से कम 10वीं पास हैं, जिनके पास भूमि है,
ठीक है, और जिनके पास कर देने की क्षमता है, ठीक है, वो लोग इसमें मत देते थे। अर्थात लगभग भारत की जनसंख्या का 2 से 3% लोग ही मत दे सकते थे, लगभग 97% लोग इससे वंचित थे। ठीक है, इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर, जो विधान परिषद थी उसके स्थान पर क्या हुआ, द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। ठीक, दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। ओके, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें 6 सदस्य थे और 6 सदस्यों में 3 सदस्य भारतीय होने चाहिए। ठीक, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। हमने देखा इससे पहले जो अधिनियम आया था जो कि 1909 का था, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को माना जाता था, उसी सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे यह कदम उठाया गया कि सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को बढ़ा दिया गया। इस कानून ने संपत्ति कर अन्य योग्यताओं के आधार पर सीमित संख्या में, ज़्यादा नहीं, सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया था। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। हम जानते थे, पहले हमने जाना पढ़ा था कि भारत सचिव प्रमुख था, लेकिन भारत सचिव एक राजनीतिक गतिविधि काम करने लग गया इसके माध्यम से। अब वह जो व्यापार और वित्त संबंधी मामला था, क्योंकि उस पे ज़्यादा भार बढ़ रहा था, इसलिए एक नया पद बनाया गया उच्चायुक्त, जो कि अभी भी चल रहा है, जो कि खत्म नहीं हुआ है। जबकि जो यह भारत सचिव था, तो भारत सचिव 15 अगस्त 1947 को यह पद समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी ये चल रहा है। कौन सा? उच्चायुक्त। तो इस उच्चायुक्त का सृजन किया गया इस अधिनियम के तहत, और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया। अगला पॉइंट है 8 नंबर का, हम लक्ष्मीकांत की किताब पे देखेंगे आप। तो एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। याद रखना, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का इसमें गठन किया जाता है। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को, जो केंद्रीय बजट था, राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि भाई जो स्वशासन की ये लोग मांग कर रहे हैं, ठीक है, होम रूल आंदोलन जो चला रहे हैं, इसके लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, तो हम देखेंगे कि क्या उसी दिशा में चल रहे हैं हम लोग कि नहीं चल रहे हैं। तो कोई आयोग बनेगा जो अपनी रिपोर्ट देगा, उसी को हम साइमन आयोग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। चैम्बर का उद्घाटन 1921 में हुआ था। इसमें 120 सदस्य यानी 108 राज्यों के राजकुमार और अन्य राज्यों के 12 प्रतिनिधि शामिल थे। इसका नेतृत्व वायसराय गवर्नर जनरल करता था। इसने आम हित के मामलों पर परामर्श और चर्चा को आसान बनाया था। ठीक है, तो ये रहा आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम।